कल हमने डिस्कस किया था और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को हमने डिस्कस किया था, मतलब उसको इंट्रोडक्शन देखा था कि बेसिकली ये होते क्या हैं। उसके बाद हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसके सिम्टम्स देखे थे हमने, क्राइटेरिया देखा था, हाफ और हाफ क्राइटेरिया आज हम देखेंगे। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी जो उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आपको मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको दोबारा कभी मतलब दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने कोशिश की है कि इस तरह से आपको समझ आए और इस तरह से करवाने की, तो क्लैरिटी हो जाएगी उससे आपको। फिर भी कहीं पर कोई कमी हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने की। याद रखिएगा, एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप इस फील्ड में आए हैं ना, और अगर आप इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री भी है, तो आपको इसी में आगे बढ़ना चाहिए। और खुद को जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट बना सकते हैं, जितना ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, वो नॉलेज हासिल करें। इसके साथ साथ याद रखिएगा, कॉमन सेंस, लॉजिक और रीजनिंग, ये भी आपको इसको भी यूज करना आना चाहिए। लकीर के फकीर अगर आप बन के चलेंगे ना फील्ड के अंदर, तो आप कभी भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते जिस तरह से आपको होना चाहिए, या जिस तरह से आप कह सकते हो कि कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं। जैसे ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपने कॉमन सेंस भी यूज करनी है, लॉजिक भी यूज करनी है, रीजनिंग भी यूज करनी है। कल हमने कुछ सिम्टम्स को डिस्कस किया था और उसके आगे लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ था एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी गई है ना, जो बिहेवियर्स बताए गए हैं या कंडीशंस बताई गई हैं, जस्ट यही कंडीशंस नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब सिम्टम के तौर पर आपको सामने नजर आ सकती हैं। तो मेजर जो चीज आपने यहाँ पर ये देखनी है ना, मेजर ये वाला सिम्टम मेन देखना है। क्या है? परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, कि वो सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन के अंदर लैग कर रहा हो। अब ये एक मेजर आपके पास इसका सिम्टम आ गया, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं इसके जो अंडर आते होंगे। तो ये आपने अपनी कॉमन सेंस, लॉजिक और रीजनिंग को यूज करते हुए उसको एसोसिएट करना अपने नॉलेज के साथ, और फिर आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है। लकीर के फकीर बनेंगे ना, जैसे यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हैं, अगर इसी पे आप रहेंगे और आप कहेंगे अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आई है तो वो इसके अंदर नहीं हो सकती, तो वो आपको फिर उस तरह से आप एक्सपर्ट या कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। बेसिकली बताने का मकसद ये सिंप्लीफाई करता हूं कि अगर आपको कोई सिम्टम पता चलता है या आपको पता है किसी भी डिसऑर्डर का सिम्टम, तो बहुत दफा ऐसा हो सकता है आपका फील्ड के अंदर कि सेम टू सेम वो सिम्टम शायद शो ना हो रहा हो जो आपको बताया गया है, बट जो सिम्टम आपको शो हो रहा है या कंडीशन आपके सामने है, वो वही काम कर रही है जो आपने सिम्टम पढ़ा था वो परफॉर्म करने से हो रही है। ठीक है, यानी कि जहां पर सोशल कम्युनिकेशन में लैक बोला गया है कि डेफिसिट होगा इन सोशल कम्युनिकेशन, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी, हो सकता है इस तरह से वो सोशल कम्युनिकेशन में इशू ना आ रहा हो, कोई और ही कंडीशन हो, कोई और ही नई सिचुएशन हो, बट वो भी सोशल कम्युनिकेशन के अंडर ही आती हो, तो वहां पर ये आपने डिसाइड करना है कि ये वो चीज है या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीजों को देखना होता है। मैं रिपीट करता हूं इसको, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज इसका जो क्राइटेरिया है उसको हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह, और आगे कॉजेज देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। कल हमने सिम्टम्स देखे थे, क्राइटेरिया देखा था, परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, ये पहला क्राइटेरिया था, पॉइंट ये था हमारे पास। इसमें बेसिकली वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता और ना ही सोशल इंटरेक्शन कर पाएगा, ना ही सोशल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा, वर्ड्स कन्वे नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात है सोशल इंटरेक्शन के अंदर कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, किसी चीज का पार्ट नहीं बन पाता, एक्टिविटी का, या आप कह सकते हो सोसाइटी का या सोशल सिचुएशन का। उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सबसे पहले है डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यानी कि सोशल इमोशन रेसिप्रोसिटी, यहाँ पर वो सोशली और इमोशनली जो है वो नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ना वो समझ पाएगा ना समझा पाएगा चीजों को। उसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इमोशंस भी आ जाएंगे, अफेक्ट भी, यानी कि इमोशन,
इंटरेस्ट और फीलिंग वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा, इसलिए सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी बोला गया है। इसके अंदर एबनॉर्मल सोशल अप्रोच, ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दी थी, इसको रीड कर लीजिएगा। मेन बात आपको मैंने बता दी। सेकंड क्या था, डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स। नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मली नहीं कर पाएगा शो, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज सही से, जेस्चर सही से नहीं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो खुश है तो वो खुशी वाले एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुशी शो नहीं करता होगा। ठीक है, ऑटिज्म वाला बच्चा जो होगा या इंडिविजुअल। उसके बाद है थर्ड जो था, डेफिसिट इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को मेंटेन करना, डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना वो नहीं कर पाता, इसमें भी वो लैग कर रहा होता है। उसके बाद पॉइंट बी था हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। उसका जो बिहेवियर होगा ना, या एक्टिविटी या इंटरेस्ट होंगे, वो रेपिटेटिव होगा, या तो वो उस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठहर जाएगा, या फिर बार 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 उसको क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा किसी बिहेवियर को या इंटरेस्ट को या एक्टिविटी को। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट रिपीट कर रहा होगा, बार बार एक ही तरह से मूव कर रहा होगा बॉडी के साथ, या फिर ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, या फिर वो स्पीच बार बार एक ही कर रहा होगा, बोल रहा होगा। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड, इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, इनफ्लेक्सिबल एडहेरेंस टू रूटीन्स। अब यहां पर वो इनफ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कंप्रोमाइज नहीं करता चीजों पे, जो चीज उसको पसंद है या जो चीज वो कर रहा है ना, वो उसी पर अटका रहेगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, और वो हो सकता है कि इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, एग्रेशन शो करना शुरू कर दे। तो वो बेसिकली इनफ्लेक्सिबल होता है, कि जो चीज उसने एक दफा उसके माइंड में बैठ गई, उसने उसी पर स्टक रहना है, उसके उधर उधर नहीं होगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका बेटा जो है वो ऑटिस्टिक है, तो वो जो शूज पहनता है ना, उसके अलावा अगर कोई शूज ला के देना तो वो नहीं पहनता, वो कहता है मैंने वही पहनना है। इसके अलावा चाहे वो फट भी गए ना, फिर भी वो कहता है मैंने वही पहना है। इसी तरह अगर वो कोई ड्रेस पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, तो वो जो पहन रहा है ना, उसने वही पहनना है, अगर उसको नई यूनिफॉर्म ला के देंगे वो नहीं पहनेगा। यानी कि इस तरह से वो हो जाता है डिस्टर्ब, मतलब एक तो वो उस पर स्टक हो जाता है, दूसरा ये कि अगर उसको वो चेंज नजर आए ना रूटीन में, या उसके जो एक्टिविटी है, तो वो नहीं करता उसको। उसके बाद थर्ड था, हाईली रेस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस। यानी कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा वो फिक्सेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाएगा। वो एक्टिविटी भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ था, हाइपर या हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट। किसी सिचुएशन में या किसी स्टिमुलस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर देना या बहुत कम रिस्पॉन्स करना, यानी कि या तो एक्स्ट्रा ही रिस्पॉन्स कर देना, ओवर रिएक्ट कर देना, या फिर जितना बनता है उतना ना करना, उससे बहुत कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि अगर उसकी इंडिविजुअल की, ऑटिस्टिक बच्चे की पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है, अगर कोई उसको आके बोले कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो उस पर वो रिएक्ट ही ना करें, बिल्कुल रिएक्ट ना करें, हालांकि इतनी खुशी की बात है। तो मतलब या तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देगा या बहुत कम। आगे बढ़ते हैं जी, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आज हम जो हमारा सिम्टम है, सिम्टम पॉइंट सी है हमारा, इसको देखते हैं। सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। एक तो हमने देखा था कि सिम्टम्स होने चाहिए, दूसरा हमने देखा था कि रेपिटेटिव बिहेवियर होना चाहिए, सोशल कम्युनिकेशन में इशू था, रेपिटेटिव बिहेवियर था, और तीसरा ये आ गया, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। अर्ली पीरियड के अंदर सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए, बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट until social demands exceed limited capacities or may be marked by learned strategies in later life। इसका मतलब क्या है, यहां एक्सप्लेन किया मैंने, ऑटिज्म सिम्टम्स बिगन अर्ली इन लाइफ, ये एक चीज है, यूजली इन चाइल्डहुड, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। चूंकि जल्दी स्टार्ट होती है, अर्ली स्टेज में ही हो जाती है, इसलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल बोला जाता है। हाउएवर दीज सिम्टम्स मे नॉट बी क्लियरली विजिबल एट फर्स्ट, हो सकता है कि ये क्लियरली आपको नजर ना आए। दे माइट बिकम मोर नोटिसेबल लेटर, ये उस वक्त आप नोट करते हो जो बात उन्होंने बोली है ऊपर के, बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट अंटिल सोशल डिमांड्स एक्सीड्स। जब ये उस वक्त आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, आप शायद उस वक्त उसको नोट करो जब हम उससे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस इंडिविजुअल की, यानी कि उसने
बहुत सारी चीजें खुद से करनी होती हैं। जब वो खुद से करेगा तभी हमें पता चल रहा होता है कि वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो कहता है उस वक्त पता चल सकता है जब क्या हो, सोशल डिमांड्स इंक्रीज, जब सोशल डिमांड इंक्रीज कर जाए। फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट स्कूल एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट मोर विद अदर्स, जब वो स्कूल स्टार्ट करता है तो क्लास के अंदर इंटरेक्ट करे, ये नॉर्मल है, और इसके साथ साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ये भी नॉर्मल है, बुक्स में इंटरेस्ट ले, ये भी नॉर्मल है। अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो फिर हमें पता चलता है कि यार कोई ना कोई इशू है। उसके बाद है जी, द पर्सन्स एबिलिटी आर नो लॉन्गर इनफ टू कॉप विद द इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस। अब वो उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो कोप कर पाए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को, या मुख्तलिफ जो आप कह सकते हो टास्क हैं उनको नहीं कर पाता परफॉर्म, तो उस वक्त पता चलता है, या उसमें एबिलिटी नहीं होती। द पर्सन हैड लर्न स्ट्रेटजीज टू हाइड और मैनेज सिम्टम्स बट ओवर टाइम दीज स्ट्रेटजीज में नो लॉन्गर वर्क। अब वो समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना, समटाइम जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करता, या वो सीख लेता है कि किस तरह से मैंने सही करना है, या सही शो करना है, या सही बिहेवियर या राइट बिहेवियर दिखाना है, या मतलब इस तरह की ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। वो पता चल जाता है उसको किस तरह से शो करना है। अब एक्चुअल में है एबनॉर्मेलिटी है, मतलब कि डिसफंक्शन ही, बट वो उसको शो नहीं कर रहा, वो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, या ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो एबनॉर्मल नहीं लग रहा। तो वो कहता है ओवर टाइम क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो आखिरकार उसको उसकी वो कंडीशन सामने आनी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर ऊपर से रट्टा लगा के चले जाएं किसी चीज को या किसी डिसऑर्डर को, बट अगर हमारे सामने कोई एक्सपर्ट बैठा हो ना, तो अगर रट्टा मार के आप गए होंगे ना, वो फौरन से आपको पकड़ लेगा। ठीक है कि यार इसने ऊपर ऊपर से पढ़ा, इसको डेप्थ में जाके कोई कंफ्यू मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो फौरन से पता चल जाता है। ये वही वाली बात है कि टाइम के साथ साथ चीजें सामने आई जाती हैं। क्लियर हो गया ये सिम्टम कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में ये होता है, इसके सिम्टम शो होंगे, मतलब उसमें होना चाहिए ये। बट समटाइम ऐसा होता है कि हो सकता है कि उस पीरियड में उसके सिम्टम शो ना हो, या आपको ना पता चल सके, या वो डायग्नोज ना हो सके। तो फिर एट द एंड क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की बढ़ती है ना इंडिविजुअल से, तो फिर वो शो होना शुरू हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर बच्चा लैग कर रहा है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी दी हुई है मैंने यहाँ पर। अ चाइल्ड में सीम क्वाइट बट ओके इन प्री स्कूल। अब वो कहते हैं कि एक बच्चा खामोश रहता है, मतलब चुप चुप रहता है, बट ओके इन प्री स्कूल। प्री स्कूल जो एज होती है, पीरियड होता है, उसमें इसको बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता, ठीक है। बट व्हेन दे एंटर एलिमेंट्री स्कूल, देयर डिफिकल्टीज इन मेकिंग फ्रेंड्स, हैंडलिंग चेंज और अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स में बिकम मोर अर्ली इन लाइफ। मतलब ये बेसिकली फिर क्या हो जाता है, जब वो उस एज में जाता है आगे नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो फिर क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाती हैं, तो एक्टिविटीज भी ज्यादा हो जाती है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर पता चल जाता है। अर्ली इन लाइफ का मतलब क्या था, इन्फेंसी, यानी कि बस लेके 1 साल, टोटल 1 से 3 साल और 3 से 5 साल, ये मतलब आपको क्लियर करने के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली साइंस, अर्ली साइंस के एग्जांपल्स कौन से होंगे? अगर तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इसके बारे में शाउर है, या कह सकते हैं डेवलपमेंटल पीरियड को वो समझते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझते हैं, तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जिस स्टेज में बच्चे को बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहा, तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, तो लाजमी चेक करवाना चाहिए, उसको विजिट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए किसी ना किसी एक्सपर्ट से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली साइंस कौन से हो सकते हैं? नो बेबलिंग आर पॉइंटिंग बाई 12 मंथ्स, ना वो पॉइंट कर रहा है ना बेबलिंग कर रहा है। नो सिंगल वर्ड्स बाय 16 मंथ, 16 महीने में वो एक भी वर्ड नहीं बोल पा रहा। नो टू वर्ड फ्रेजेस बाय 24, 2 साल में वो 2 फ्रेज नहीं बोल पा रहा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप को आइडिया हो जाता है कि कोई ना कोई इशू है। तो अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि पेरेंट्स को इसका शऊर ही नहीं होता। हम यहाँ पर अक्सर शहरी इलाकों में शऊर नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता। मतलब शऊर का मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि ये बीमारी क्या होती है, या ये डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। और ना ही वो कोशिश करते हैं इस चीज को समझने की। होना ये चाहिए कि पेरेंट्स को ना एटलीस्ट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना, वो लाजमी पढ़नी चाहिए, उनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, किस एज के अंदर बच्चा क्या परफॉर्म कर पाता है, या किस एज में क्या एबिलिटी होती है। तो अगर इस तरह से अगर पेरेंट्स को पता हो, तो वो फौरन से समझ जाते हैं कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। जैसे हमारे देहातों में अक्सर वो हमारी जो बड़े हैं ना, पेरेंट्स या बड़े बहन भाई या रिश्तेदार, अब खास तौर पर हम माओ की मिसाल ले लेते हैं। अगर उनके 3-4 बच्चे हैं, तो उनको पता होता है कि किस एज में बच्चा क्या करता है।
ठीक है, पहले बच्चे से उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरे से और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि इस एज में जाके बच्चा बोला था, और वो सीखते सीखते, हालांकि उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि उनको पता चल जाता है कि किस एज में जाके बच्चे ने चलना शुरू करना है, किस एज में बच्चे ने बोलना शुरू करना है, किस एज में बच्चे ने क्रॉल करना शुरू करना है। तो वो उनको एक्सपीरियंस से पता होता है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो भी फिर थोड़ा सा मतलब करते हैं कि ये क्यों नहीं बोल पा रहा, बट चूंकि उनको इस बीमारी का पता नहीं होता तो वो उसको शायद सीरियस ना लें, वो कहें कि चलो कोई नहीं, अगर नहीं बोल पा रहा तो वो शायद थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद बोलना शुरू कर दे। तो ये शाउर होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डी, सिम्टम। डी है हमारे पास, सिम्टम्स cause clinically significant impairment in school, in social, occupational और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ करंट फंक्शनिंग। अब ये जो सिम्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये हर डिसऑर्डर के अंदर याद रखिएगा आएगा, ये समझ लें सब डिसऑर्डर के अंदर कॉमन होगा, तो इसको अभी से समझ लें। सिम्टम सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट impairment in social, occupational और other important areas of cultural functioning। बेसिकली इंडिविजुअल या बच्चे की जो फंक्शनिंग होगी ना, यानी कि एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ये वाली क्या होगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। किस किस में, सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ है और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ करंट फंक्शनिंग, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें वो नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, या प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि उसकी पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मीन्स कि ये भी साइन हो सकता है। याद रखिएगा, कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी उस वक्त कंफर्म हम करते हैं इसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, उस वक्त हम कंफर्म करते हैं जब ये वाला सिम्टम मौजूद होता है। ये याद रखिए, ये सब डिसऑर्डर्स में कॉमन होगा, इसको एक दफा पढ़ लें। ये वाला सिम्टम के उसकी जो फंक्शनिंग है ना, यानी कि उसका परफॉर्म करना, उसका कम्युनिकेट करना, उसका पार्टिसिपेट करना, वो नॉर्मल ना हो, वो एबनॉर्मल हो हर जगह पर, उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कोई भी जो उसका लाइफ का एस्पेक्ट है या एरिया है ना, उसके अंदर वो नॉर्मली परफॉर्म ना कर पाए, तो भी ये एक साइन समझा जाता है कि उसको कोई ना कोई इशू है। तो इस सिम्टम के होने के बाद ही हम कंफर्म कर रहे होते हैं कि इसको डिसऑर्डर है। ठीक है, गुड, ये याद रखिएगा, ये सब डिसऑर्डर्स में कॉमन है। मैंने आपको स्टार्ट में बोला भी था कि कुछ चीजें कॉमन है, जैसे मैंने बोला था कॉजेज कॉमन है ऑलमोस्ट, और ट्रीटमेंट जो है टेक्निक्स वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर। और इसके साथ साथ ये कुछ सिम्टम्स हैं ये जो कॉमन होंगे, यानी कि इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट, उसके बिहेवियर में इश्यूज हों या उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आए, तो ही हम डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये एक ही दफा समझ लें ताकि आपको बार बार समझने की जरूरत ना पड़े। द प्रॉब्लम्स आर नोटिसेबल एंड सीरियस इनफ दैट दे अफेक्ट हाउ अ पर्सन फंक्शंस। यानी कि वो इतनी नोटिसेबल और सीरियस होनी चाहिए कि वो अफेक्ट कर रही हो किसको, कि हाउ अ पर्सन फंक्शंस, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट है। ऐसी प्रॉब्लम जो क्लिनिकली नोटिसेबल समझी जाती हैं या जिनको सीरियस समझा जाता है उसको बोलते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट, जिसमें उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल फंक्शनिंग वही वाली बात है, यानी कि सोसाइटी के हवाले से जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जैसे मेकिंग फ्रेंड है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीजों में उसको प्रॉब्लम आएगी। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, अगर वो कोई काम करता है तो उसमें सही से नहीं काम कर पाएगा। अदर इंपॉर्टेंट एरियाज दिस कुड इंक्लूड सेल्फ केयर, डेली रूटीन और फैमिली लाइफ, इसमें और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो मेन चीज आपको बता दी है, ये एग्जांपल दिए, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास है पॉइंट ई, दीज डिस्टर्बेंसेस आर नॉट, ये सेकंड सिम्टम है जो कॉमन होगा तमाम डिसऑर्डर में, ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर में ये दोनों सिम्टम्स लाजमी होंगे, और इनको देखने के बाद ही हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन को, डिसऑर्डर को डायग्नोज कर रहे होते हैं या फाइनलाइज कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, इन दो को तो रट्टा लगा लें। दीज डिस्टर्बेंसेज आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, वो कहता है ये जो डिस्टर्बेंसेज है ना, यानी कि ऊपर जो हमने जितने भी सिम्टम्स देखे हैं, ये तमाम जो कंडीशंस या सिम्टम्स है ना, ये किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम ना हो, या ये तमाम सिम्टम या कंडीशन किसी और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट ना कर रहे हो,
या किसी और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रहे हो, फिर ही हम उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिम्टम तमाम डिसऑर्डर में कॉमन होगा। ये क्वेश्चन है बेसिकली एक तरह से आपसे किया गया कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये किसी और डिसऑर्डर के तो सिम्टम नहीं है, या किसी और डिसऑर्डर के क्राइटेरिया तो मीट नहीं कर रहे ना ये सिम्टम्स। तो वो यही कह रहा है कि दीज डिस्टर्बेंसेस आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अदर डिसऑर्डर्स। वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। क्लियर हो गई ये बात कि जितने भी हम सिम्टम देख के आए हैं वो किसी और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट ना करें, फिर ही हम ऑटिज्म उसको डायग्नोज करेंगे। अगर किसी और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो हो सकता है फिर उसको ऑटिज्म ना हो, या हो सकता है कि दोनों डिसऑर्डर्स ही हों। ये आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर होगी ये बात? ओके। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली को occur, समटाइम ये दोनों इकट्ठे होते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा तो ऑटिज्म भी होता है, ऑटिज्म हो तो ये दोनों होते हैं, क्योंकि इसका डेवलपमेंटल से ही इशू है ना, डेवलपमेंट से इशू है। टू मेक कोमोर्बिड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि फिर कोमोर्बिडिटी आ जाती है कि उसको ऑटिज्म भी होता है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी होती है। इसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन शुड बी बिलो दैट एक्सपेक्टेड फॉर जनरल डेवलपमेंटल लेवल, और सोशल कम्युनिकेशन भी है वो बिलो होगी दैट एक्सपेक्टेड फॉर जनरल डेवलपमेंटल लेवल। इसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि क्लैरिटी हो जाए। द सिम्टम ऑफ ऑटिज्म शुड नॉट बी ओनली ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ओवर ऑल डिलेड डेवलपमेंट। इस वजह से नहीं होना चाहिए ऑटिज्म इज डायग्नोज ओनली व्हेन द सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज गो बियॉन्ड वट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन जनरल इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि जब जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे कि इस एज में आके वो इस तरह से कम्युनिकेट करे या इस तरह से कम्युनिकेशन करे, अगर उससे उससे उस तरह से नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहते हैं तब हम उसको डायग्नोज करेंगे ऑटिज्म। ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑफन को occur, वही वाली बात ऊपर जो हमने डिस्कस कर ली। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ समवन हैज अ लो आईक्यू और डेवलपमेंटल डिलेज, they must still show more serious problems in social interaction and communication than what is typical for that level। वही वाली बात कि जिस लेवल पे उसको परफॉर्म करना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उससे बिलो परफॉर्म कर रहा हो बेसिकली। ये बात क्लियर है? ये सिम्टम क्लियर हो गया? ये जो लास्ट लाइन है सोशल कम्युनिकेशन, ये वाली सोशल कम्युनिकेशन शुड बी बिलो, यानी वही वाली बात कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे इस तरह से वो कम्युनिकेट करेगा, उससे बिलो कर रहा हो, उससे बिलो करेगा तो ही फिर हम इसको डायग्नोज करेंगे। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं ये दो सिम्टम्स आर कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट, यानी कि जो सिम्टम्स है ना वो कॉज कर रहे हो या वो वजह बन रहे हो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल करने में, यानी कि वो नॉर्मली फंक्शन ना कर पा रहा हो, बिहेव ना कर पा रहा हो, कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, पार्टिसिपेट ना कर पा रहा हो, उसकी सारी की सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। बेसिकली सिंपल वर्ड में इस सिम्टम का मतलब है कि उसकी जो लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, वो नॉर्मल ना चल पाए। और इसका मतलब है कि जो सिम्टम्स आप देख रहे हो या जो आपको शो हो रहे हैं आपके क्लाइंट के अंदर, वो किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम ना हो, या वो किसी और डिसऑर्डर या कंडीशन की वजह से सिम्टम ना हो। अगर किसी और कंडीशन की वजह से हैं तो फिर हम उसको वो डायग्नोज नहीं कर सकते, फिर हमको उस डिसऑर्डर की तरफ जाना पड़ेगा या उस कंडीशन को देखना पड़ेगा जो उसको कॉज कर रही है। हाँ, कोमोर्बिडिटी हो सकती है कि एक ही टाइम पे दो डिसऑर्डर हों। समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी को ऑपरेशन हुआ है या चोट लग गई है, उस वजह से कुछ सिम्टम शो हो रहे हैं, तो हम फिर उसको ऑटिज्म नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि वो उस चोट की वजह से साइड इफेक्ट्स आ रहे हो, या जिसको क्या बोलते हैं, मतलब उस वजह से इफेक्ट हो रहा हो, तो हम उसको फिर ऑटिज्म नहीं बोलेंगे, या आप कह सकते हो हम किसी डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं करते, और हम वेट करते हैं कि वो वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली शो हो जाए। समटाइम ऐसा होता है ना कि किसी कंडीशन की वजह से भी सिम्टम शो हो रहे होते हैं, तो हमें इन चीजों का मतलब ख्याल रखना होता है। अच्छा जी, क्राइटेरिया के अंदर नीचे जाएंगे ना तो एक नोट मिलेगा आपको। नोट क्या है? इंडिविजुअल्स विद द वेल एस्टेब्लिश्ड DSM-4 डायग्नोसिस ऑफ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। DSM-4 के अंदर ये 3 डिसऑर्डर थे: ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, अस्पर्जर डिसऑर्डर और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड शुड बी गिवन द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो DSM-4 था ना उसके अंदर ये 3 डिसऑर्डर थे, उन तमाम डिसऑर्डर्स का जो क्राइटेरिया बन रहा था ना वो अब उसको ऑटिज्म के अंदर ले आए हैं हम।
यानी कि अब ऑटिज्म के अंदर ही डायग्नोज होते हैं, अलग से नहीं होते। इंडिविजुअल्स हु हैव मार्क्ड डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन बट हु सिम्टम डू नॉट अदरवाइज मीट क्राइटेरिया फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शुड बी इवेल्युएटेड फॉर सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये बता रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर एक बता रहा है डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन तो है, बट हु सिम्टम डू नॉट अदरवाइज मीट द क्राइटेरिया, बट वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको ऑटिज्म नहीं डायग्नोज करोगे, फिर आप उसको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डायग्नोज करोगे। ये दो पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है स्पेसिफाई करंट severity based on social communication impairments and restricted repetitive patterns of behavior। आपको यहाँ पर severity level भी बताना होता है कि किस लेवल पे है जो डिसऑर्डर है या कौन सी कंडीशन है। रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट या रिक्वायरिंग सपोर्ट, यानी कि ये जो वेरी सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत सीवियर कंडीशन है, इसलिए रिक्वायर्ड वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, कि उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सब्सटेंशियल का मतलब है कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है बट सीवियर हैं, और रिक्वायरिंग सपोर्ट का मतलब है कि सीवियर सिम्टम्स नहीं है बट सिम्टम्स हैं, उसको डिसऑर्डर है। ये बेसिकली सेवेरिटी लेवल की बात कर रहे हैं। 3 लेवल होते हैं ना सेवेरिटी के, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर है तो वेरी सब्सटेंशियल, माइल्ड मॉडरेट है तो सब्सटेंशियल, और माइल्ड है तो रिक्वायरिंग सपोर्ट। उसके बाद है स्पेसिफायर्स। अब वो कहता है कि इसको स्पेसिफाई भी करें कंडीशन को, क्योंकि ऑटिज्म जो है ना, ऑटिज्म के अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे जिनका साथ हाईलाइट करना जरूरी है। ऑटिज्म बेसिकली डायग्नोज तो हो रहा है, बट वो कहता है कि वो क्राइटेरिया मीट होने के बाद भी ना कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उसके अंदर शो हो रही होती हैं। यानी कि क्राइटेरिया तो मीट हो गया, हमने उसको ऑटिज्म तो डायग्नोज कर दिया, बट इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपने साथ हाईलाइट करनी होती हैं, दैट इज स्पेसिफाइंग। बेसिकली इसको स्पेसिफाई करना बोलते हैं, और ये जो कंडीशंस होंगी वो ये हमारे स्पेसिफायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चे को ऑटिज्म है ना, तो हो सकता है कि वो विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो, यानी कि हम उसको बोलेंगे एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या तो विद इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट या फिर विदाउट इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, यानी कि उसको ऑटिज्म तो है बट उसको या तो फिर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है या फिर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट नहीं है। ये हम साथ मेंशन कर देते हैं ताकि हम कंडीशन को स्पेसिफाई भी कर सकें, कंडीशन को समझ भी सकें और अपना ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकें कि अगर तो उसको इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे, अगर उसको इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट नहीं है, वो चीजों को समझता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको डील करेंगे। इसलिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विद और विदाउट लैंग्वेज इंपेयरमेंट। अब ये वाला वो कहता है कि ये कंडीशन भी हो सकती है कि या तो उसको लैंग्वेज इंपेयरमेंट होगी या नहीं होगी, अगर है तो फिर भी आपने बता देना है, अगर नहीं है तो फिर भी आपने स्पेसिफाई कर देना है। उसके बाद है स्पेसिफाई इफ एसोसिएटेड विद नॉन जेनेटिक और अदर मेडिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप वो कहते हैं कि जो भी कंडीशन उसकी होगी ना, उसके साथ आप बताओगे, कोडिंग करोगे उसकी। वो कोडिंग होती है बेसिकली आईसीडी के अकॉर्डिंग। ये दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी हमें बताना पड़ता है कि ये कौन सी बेसिकली कंडीशन है उसकी, जेनेटिक कंडीशन हो या मेडिकल कंडीशन हो, तो आपको वहां पर वो कोडिंग करनी होती है, वो सारा बताया होता है। अच्छा, यहाँ पर तो इतनी खास इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये इसको यूज किया जाता है मेडिकली या इंटरनेशनली क्लेम करने के लिए ना, या आप कह सकते हो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके 1 मिनट में बताता हूँ। स्पेसिफाई इफ, लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट है, वो कहता है स्पेसिफाई इफ विद कैटेटोनिया। अगर कैटेटोनिया है, रेफर्स टू द क्राइटेरिया फॉर कैटेटोनिया एसोसिएटेड विद अदर मेंटल डिसऑर्डर। और इसके साथ भी वो कहता है कि आप बेसिकली इसको कोड करते हो या बताते हो कि स्पेसिफाई इफ, अगर कैटेटोनिया है या नहीं है, कैटेटोनिक कंडीशन है या नहीं है, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर देते हो। एग्जाम्पल किस तरह से आप लिखते हो, ये स्पेसिफायर्स के साथ कैसे आप डायग्नोज करते हो, ये नीचे मैंने इसकी भी एग्जाम्पल लिखी है। हाउ इट्स रिटन इन डायग्नोसिस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो सेवेरिटी लेवल क्या है, लेवल 2, with accompanying language impairment associated with ADHD and anxiety disorder। एसोसिएशन भी हमने बतानी होती है कि कौन सा डिसऑर्डर इसके साथ एसोसिएटेड है या अदर डिसऑर्डर है। तो ये बेसिकली इस तरह से आप
स्पेसिफाई कर सकते हो, सेवेरिटी बता सकते हो और एसोसिएशन बता सकते हो। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होती है कि हम खुद से डिसीजन ले सकें, चीजों को एनालाइज कर सकें, लॉजिकली देख सकें, रीजनिंग कर सकें, कॉमन सेंस के साथ एसोसिएशन बनाकर कोई रिएक्शन दे सकें या कोई अपना कह सकते हो पार्टिसिपेट कर सकें या कोई नतीजा निकाल सकें, तो उसमें वो नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल जो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होगी ना, जिसको विद इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं समझ पाएगा, वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। ये सारी इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है बेसिकली। जो आप इसको सिंपल, मैं इसका मेन आपको मीनिंग बता देता हूं, उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस आएंगी आपने खुद देख लेनी है कि कोई भी मेंटल एक्टिविटी वो नॉर्मली परफॉर्म ना कर पाए, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, यानी कि अपनी जहानत को यूज ना कर पाए, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। इसके अंदर जो भी कंडीशन आएगी वो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है।